दोस्तों नमस्कार। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। मेरे चैनल का नाम शिवालिक प्रगति सेंटर है। दोस्तों, जेबीटी कमीशन 2019 में जो हुआ है उसमें सामान्य ज्ञान के जो सवाल पूछे गए थे उन सवालों को मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो अभी 6-7 दिन के बाद जिनका जेबीटी कमीशन है। इसमें सामान्य ज्ञान में जो हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चंस को मैंने कोशिश किया है जितना ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो सवाल बन रहे हैं किसी एक टॉपिक से उन सवालों को कवर करने की कोशिश की है। अगर आप पहली बार अगर आपने हमारे चैनल पे विज़िट किया है तो आप काइंडली दूसरे वीडियोस ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 तक पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आज जिन सवालों को मैं डिस्कस करूँगा इसमें साइंस के क्वेश्चंस हैं और कोशिश करूँगा कि साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक ही वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँ। तो चलिए, आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। पादप जीवों से इस रूप में भिन्न है कि इनमें ऑप्शन ए चालन है, ऑप्शन बी चयापचय होता है, ऑप्शन सी स्थानिक संवर्धन होता है, ऑप्शन डी अपचयन होता है, यानी कि लोकोमोशन, मेटाबॉलिज्म, लोकलाइज्ड ग्रोथ या फिर कैटाबॉलिज्म। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन सी है। प्लांट्स जो है वो एनिमल से डिफरेंट है क्योंकि प्लांट्स में लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि जो प्लांट है, प्लांट में जो जड़ों प्लांट में ज़मीन के जो नीचे सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम। उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम, यानी कि जड़ तंत्र उसको कहते हैं। और रूट के ऊपर का जो हिस्सा है, ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा है, उसको हम कहते हैं शूट सिस्टम। देखें दोस्तों, प्लांट में ये जो रूट सिस्टम होता है, यानी कि जो जड़ें होती हैं, जड़ों में ग्रोथ जो है, जड़ों का जो रोम होता है, जड़ों की जो टिप होती है, माफ़ कीजिएगा, जिसको हम रूट टिप कहते हैं, बस उसी एरिया में ग्रोथ होती है। और शूट सिस्टम में जो ग्रोथ होती है वो भी जो शूट टिप होता है उसी में ग्रोथ होती है। कहने का अर्थ ये है कि प्लांट्स एनिमल से डिफ़र इसीलिए है क्योंकि प्लांट्स में एक स्पेसिफिक रीजन में ही ग्रोथ होती है, जबकि एनिमल में अगर आपने देखा होगा तो जो रीजन है वो पूरे के पूरे शरीर की होती है। अदरवाइज लोकोमोशन, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म ये एनिमल प्लांट्स दोनों में होता है, लेकिन लोकलाइज्ड ग्रोथ जो है सिर्फ प्लांट्स में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी हैज़ा, ऑप्शन सी सामान्य सर्दी, ऑप्शन डी मलेरिया। देखिए दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। ये सामान्य सर्दी जो है ये विषाणु से होता है और जो बाकी जो डिजीज़ हैं ये इनमें से कुछ जीवाणु से होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया से होते हैं और प्रोटोजोआ से भी होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो विज्ञान में रोग या फिर बीमारियों से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। बीमारियां तरह तरह की होती हैं। यहाँ पे मैं उन बीमारियों को यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगा जो हमें किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी न किसी सूक्ष्म जीव से हो रही है, यानी कि सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग। तो ये जो सूक्ष्म जीव है इनमें से एक है वायरस जिसको हम कहते हैं विषाणु, एक है वायरस जिसे हम विषाणु कहते हैं, दूसरा है बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया को हम कहेंगे जीवाणु, बैक्टीरिया। और तीसरे हैं जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। और इवन आपको सवाल पूछे जा सकते हैं कवक, यानी कि जो फंजाई है उनसे होने वाले रोग। देखिए दोस्तों, जीवाणु से जो बीमारियां होती हैं इनमें से सबसे पहले जैसे टीबी है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस, इसको हम क्षय रोग भी कहते हैं। क्षय रोग आपको सवाल पूछा जा सकता है किस सूक्ष्म जीव की वजह से होता है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फिर कवक? प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले टीबी ट्यूबरक्लोसिस ये जीवाणु से होने वाला रोग है। और आपको सवाल अगर पूछा जाए, जैसे कुछ एक टीका लगता है DPT, डी का अर्थ है यहाँ पे डिफ्थीरिया, और डिफ्थीरिया, पी का अर्थ है दोस्तों पर्ट्यूसिस, इसको हम काली खांसी भी कहते हैं, काली खांसी। और तीसरा रोग है टेटनस, ये जीवाणु से होने वाले रोग है, इसको आप DPT से याद रख सकते हो। डिफ्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। इसके बाद एक रोग है निमोनिया, जीवाणु से होता है निमोनिया। इसके बाद आपको सवाल पूछा जा सकता है हैज़ा,
आपको सवाल पूछा जा सकता है टाइफाइड। टाइफाइड टाइफाइड को हम आंत ज्वर भी कहते हैं, आंत ज्वर, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और जो हैज़ा है, हैज़ा को हम कॉलरा कहते हैं, कॉलरा, कॉलेरा। तो इस तरह से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। इवन अतिसार जो है ये भी जीवाणु से ही होने वाला रोग है, अतिसार। प्लेग आपको पूछा जा सकता है, प्लेग भी जीवाणु से ही होने वाला एक बीमारी है। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग लिख लेता हूँ यहाँ पे, कुष्ठ रोग जिसको हम लेप्रोसी कहते हैं, ये भी जीवाणु से होने वाला एक रोग है। अब देखें, इनमें से ये जो हैज़ा हो गया, निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, अतिसार हो गया, ये ऐसे बीमारियां हैं जो हमें या तो दूषित भोजन से हो रही हैं, दूषित खाने से हो रही हैं, या फिर दूषित पानी से हो रही हैं। ऐसे भी आपको सवाल पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित भोजन या फिर दूषित पानी से होता है। तो ये निमोनिया, हैज़ा, टाइफाइड, अतिसार, ये दूषित भोजन और दूषित पानी से होने वाले कुछ रोग हैं। ख़ास तौर से ये जो 3 रोग हैं, हैज़ा, टाइफाइड और अतिसार, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, दूषित भोजन और दूषित पानी से होने वाली कौन सी बीमारियां हैं। अब जैसे प्लेग है, प्लेग जो है ये चूहों के काटने से होती हैं। चूहों के काटने से, चूहों में जब खटमल लग जाते हैं, उनमें प्लेग का जीवाणु पाया जाता है। तो वही चूहा जब हमें काटेगा तो चूहों के काटने से कई बार सवाल पूछा जाता है कौन सा रोग होता है। तो ये भी आपको इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। देखें दोस्तों, कई बार सवाल पूछा जाता है, कई बार सवाल, जैसे मैंने आपको बताया डीपीटी, डीपीटी, तो ये एक वैक्सीन है जो कि डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस के लिए लगती है। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि जन्म के बाद लगने वाले टीके, या जन्म के बाद लगने वाला पहला टीका, तो जन्म के बाद शुरुआत में जो टीके लगते हैं उनमें से एक हेपेटाइटिस का है, हेपेटाइटिस बी का लगता है शायद, और दूसरा जो है वो एक और टीका लगता है, उसका नाम है BCG, BCG। एक बार एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया कि जन्म के बाद लगने वाला पहला टीका बताएं कौन सा है, तो इसका आंसर जो था वो BCG था, ध्यान रखिएगा। इस तरह से भी एग्ज़ाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। अब देखें, विषाणु से होने वाले जो रोग हैं, विषाणु से होने वाले रोग, एक तो दोस्तों आपको सवाल पूछा जा सकता है एड्स, दूसरा आपको पूछा जा सकता है डेंगू, तीसरा आपको सवाल पूछा जा सकता है एड्स हो गया, डेंगू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू आपको पूछा जा सकता है। इवन आपको सवाल पूछा जा सकता है इन्फ्लुएंज़ा, इन्फ्लुएंज़ा, तो ये भी जीवाणु से ही होने वाला रोग है। इवन आपको पूछा जा सकता है स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स आपको पूछा जा सकता है, जिन्हें हम शीतला माता या फिर छोटी माता भी कहते हैं। इस तरह से भी आपको एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इवन आपको सवाल पूछा जा सकता है रेबीज़, रेबीज़, इसे हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया यानी कि जिनको रेबीज़ होता है उनको पानी से डर लगता है, इस वजह से इस बीमारी को हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और कुछ डिजीज़ जो विषाणु से होते हैं, जैसे कोविड हो गया या फिर पोलियो हो गया, तो ये विषाणु अर्थात वायरस से होने वाले रोग है, ध्यान रखें। देखें दोस्तों, कई बार आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है कि जैसे आपको सवाल पूछ लिया जाए कि मान लीजिए आपको सवाल पूछा जाए डेंगू जो है शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, इस तरह से भी एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं। जैसे आपको ज्ञात होगा, डेंगू जो है ये हमारे बॉडी में जो हमारा ब्लड होता है, तो ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं, एक होता है RBC, दूसरा होता है WBC और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो डेंगू जो है प्लेटलेट को प्रभावित करता है, तो अर्थात ये हमारे जो रक्त संचारण तंत्र है या हमारे जो ब्लड को ये प्रभावित करता है। इस तरह से भी एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं। इवन जैसे एड्स है, तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, श्वेत रक्त कोशिकाएं, उनको नष्ट करता है। इस तरह से भी एग्ज़ाम में सवाल बन सकते हैं, ध्यान रखना। देखें, कई बार सवाल पूछा जा सकता है जो डेंगू है, डेंगू का वाहक बताएं। आपको ज्ञात होगा जो डेंगू है एक मच्छर है, उसका नाम है एडीज़ मच्छर, एडीज़ मच्छर। अब ये जो एडीज़ मच्छर है जब हमें काटता है तो एडीज़ मच्छर का जो लार्वा होता है उसमें एक वायरस रहता है जो कि हमारे शरीर में जब ये प्रवेश करता है तो एक बीमारी उसकी वजह से होती है, उसको हम कहते हैं डेंगू। तो कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से डेंगू बीमारी के लिए कौन वाहक क्या है इसका, तो इस तरह से भी एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं। ध्यान रखिए, हमारे शरीर के कौन से अंगों को प्रभावित करते हैं या वाहक किस तरह से है, इनको भी तैयार करिएगा। जैसे प्रोटोजोआ से कुछ होने वाली जो बीमारियां हैं, आपको सवाल पूछा जाए
आपको सवाल पूछा जाए मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से होने वाली एक बीमारी है। अब ये जो मलेरिया है, एक मच्छर है, उसका नाम है मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर। ये जो मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है, इसके लार में एक प्रोटोजोआ रहता है, सूक्ष्म जीव, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो तो ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जब हमारे बॉडी में एंटर करेगा, माफ़ करें, तो ये बीमारी को उत्पन्न करता है, मलेरिया बीमारी। इवन आपको सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो अफ्रीकी निद्रा रोग, सवाल पूछा जाए अफ्रीकी निद्रा रोग, तो ये अफ्रीकी निद्रा रोग है, मलेरिया से होने वाला, माफ़ करना, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। इस अफ्रीकी निद्रा रोग का जो वाहक है, वो आपको अगर पूछा जाए तो इसका वाहक जो है वो सीसी मक्खी है, सीसी मक्खी। इस तरह से भी एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं। इवन जो काला आज़ार है, काला आज़ार, ये भी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है और इसका वाहक कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका वाहक जो है वो दोस्तों वो बालू मक्खी है, बालू मक्खी। सवाल आपको क्या पूछा जा रहा है, आप सवाल को ध्यान से देखिए, उस हिसाब से उसका जवाब दीजिएगा। इवन और भी जो रोग प्रोटोजोआ से होते हैं, जैसे जो पेचिश होता है, अमीबक पेचिश होता है, या जो अतिसार होता है, वो प्रोटोजोआ से होने वाले ये कुछ आम बीमारियां हैं। फिर अगर आपको सवाल पूछा जाए कि कवक से होने वाले कुछ बीमारियां बताएं, तो कवक से इवन जो आपका दाद है, जो खुजली है, दाद हो गया, खुजली हो गया, तो ये कवक से होने वाले कुछ रोग हैं। एग्ज़ाम में सवाल बनने की संभावना, इस तरह के सवाल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि साइंस का पोर्शन अगर आप देखें तो आपको जीव विज्ञान यानी कि बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, इनमें से सवाल पूछे जाएंगे। जो जीव विज्ञान है उसमें एक बहुत बड़ा जो टॉपिक है वो है बीमारियाँ। तो बीमारियाँ कौन से सूक्ष्म जीव की वजह से होती है, या और भी कई बीमारियाँ होती है, जैसे मान लीजिए डायबिटीज़ है, तो जो डायबिटीज़ है वो हमारे बॉडी में इंसुलिन की जब कमी हो जाती है उस वजह से होता है। लेकिन सूक्ष्म जीवों से कौन कौन सी बीमारियां हैं, किस सूक्ष्म जीव से होती हैं, तो ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो सवाल को ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। कैक्टस यानी कि नागफनी संदर्भित है ऑप्शन ए हाइड्रोफाइट से, ऑप्शन बी मीजोफाइट से, ऑप्शन सी जीरोफाइट से, और ऑप्शन डी है दोस्तों एपीफाइट से। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी है दोस्तों। ऑप्शन सी, यानी कि जो कैक्टस है वो जीरोफाइट से संबंधित है, या कैक्टस जो है वो संदर्भित करता है जीरोफाइट को। देखिए दोस्तों, ये जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, इवन पहले से शुरुआत करते हैं, जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं इनको हम एक्वेटिक प्लांट्स भी कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स मतलब ये पानी में उगते हैं, इनके लिए एक्वेटिक हैबिटेट्स होने की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपको मैं दूं, जैसे कमल हो गया, या जो वाटर लिली हो गया, ये ऐसे प्लांट्स हैं, इनके जीवन के लिए पानी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या पानी में ही ये उग रहे हैं, तो इनको कहते हैं हाइड्रोफाइट। जो जीरोफिटिक होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट, ये बहुत एरिड कंडीशन में, यानी कि ऐसी कंडीशन में ये उगते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है। पानी की कमी में भी ये प्लांट्स जो हैं ये सर्वाइव करते हैं, इनको हम कहते हैं जीरोफिटिक प्लांट। इनका एग्जांपल अपने पास वो है आपका कैक्टस, इसका एग्जांपल है। जैसे आपको सवाल भी पूछा गया है। इवन देखें, जो मीज़ोफाइट्स होते हैं इनके लिए मॉडरेट कंडीशन चाहिए होती है। मतलब ये जो मीज़ोफाइट्स होते हैं एवरेज वाटर कंडीशंस इनके लिए चाहिए होती हैं। इनके एग्जांपल जैसे रोज़ हो गया, जैसे रोज़ जो है ये एक मीज़ोफिटिक प्लांट है, यानी कि पानी चाहिए इसके लिए, लेकिन ये नहीं कि पानी में ही उगेगा, ठीक है। या फिर जो एरिड कंडीशन भी इसके लिए नहीं चाहिए मीज़ोफिटिक प्लांट के लिए। और चौथा जो टाइप है इसमें एपीफाइट है। एपीफाइट ये ऐसे प्लांट्स हैं दोस्तों, ये मतलब इस तरह के प्लांट है जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर उगते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन के लिए नहीं, परंतु ये उगते दूसरे प्लांट के ऊपर हैं सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को हम एपीफाइट कहते हैं। इसके जो एग्जांपल है, जैसे ऑर्चिड का प्लांट अगर आपने सुना होगा तो वो एपीफाइट का एक एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्न में से कौन सा ईंधन कम से कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है केरोसिन, ऑप्शन बी है डीजल, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। और इस सवाल का सही जवाब है हाइड्रोजन। देखें दोस्तों, इनमें से ये जो केरोसिन है, डीजल है या कोयला है, ये जब जलते हैं
ईंधन के रूप में जब इनको जलाया जाता है तो ये कुछ हानिकारक गैसें उत्पन्न करते हैं। जैसे कोयले के जलने पे आपने सुना होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जब कोयला जब जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। इवन जो ईंधन होता है यूजुअली वो जलने पर कुछ हानिकारक गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऐसी गैसों को उत्पन्न करता है। लेकिन हाइड्रोजन का प्रयोग जब ईंधन के रूप में किया जाता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी या फिर जो हरित गृह गैसेज होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, इनका उत्सर्जन नहीं करता। क्योंकि हाइड्रोजन का बर्निंग जो है, हाइड्रोजन का ज्वलन जो है लगभग पूरी तरह से होता है, इसीलिए प्रदूषक गैसें वहाँ से उत्पन्न नहीं होती हैं। इसी वजह से हम हाइड्रोजन गैस जो होती है, जो हाइड्रोजन गैस होती है, उस हाइड्रोजन गैस को हम कहते हैं भविष्य का ईंधन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाएगा? हाइड्रोजन को। ये अलग बात है कि अगर आपको सवाल पूछा जाए कि बताएं वर्तमान का ईंधन क्या है, वर्तमान का ईंधन किस गैस को कहते हैं, तो वर्तमान का ईंधन है सीएनजी। सीएनजी अर्थात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ये मीथेन और इथेन से बनता है ये, और मीथेन का सूत्र है CH4 और इथेन C2H6 है ये, ध्यान रखिएगा। आपको हाइड्रोकार्बन्स में से सवाल पूछे जा सकते हैं और मीथेन, इथेन ये हाइड्रोकार्बन के कुछ एग्जाम्पल है। कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर के जो कंपाउंड बनता है उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवन एक क्वेश्चन मेरे को और भी ध्यान में आ रहा है अभी, जैसे आपने एक प्रोसेस सुना होगा जिससे हम केरोसिन, डीजल, पेट्रोल इनको अलग अलग करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कच्चा तेल जैसे आपको ज्ञात होगा ये हमें ज़मीन से निकलता है या समुद्रों से निकलता है, तो जब ये निकलता है तो ये बहुत अनप्यूरिफाइड होता है, ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए हम इसको लिक्विड गोल्ड या फिर ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। तो जब इसको प्यूरिफाई किया जाता है तो इसको प्यूरिफाई करने के लिए प्रोसेस, इसको रिफाइन जब किया जाता है तो कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं जिससे हम केरोसिन, डीजल, पेट्रोल को अलग अलग करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस तरह से भी एग्जाम में सवाल बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 होगा, सबसे सामान्य स्तनधारी है ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी सिंह, ऑप्शन सी मानव, ऑप्शन डी पैंथर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन सी है। मानव जो है सबसे कॉमन स्तनधारी जीव है। देखें दोस्तों, जो जंतु होते हैं वो एक होते हैं वीवीपैरस और एक होते हैं ओवीपैरस। तो ओवीपैरस जो होते हैं ये ऐसे जंतु हैं जो अंडे देते हैं, अंडे देने वाले जंतु। और जो वीवीपैरस होते हैं ये बच्चों को जन्म देते हैं, ये बच्चों को जन्म देंगे और उन्हें दूध पिलाएंगे, तो उनको हम कहते हैं मैमल। तो सबसे सामान्य मैमल जो है वो है आपका मानव। अगर आपको सवाल पूछा गया होता कि इस धरती पर या इस पृथ्वी पर, आपको पूछा गया होता पृथ्वी पर आप बताइए कि सबसे विशाल स्तनधारी जीव बताएं कौन है, तो इसका आंसर होगा नीली व्हेल। नीली व्हेल जो है एक मछली नहीं है, ये एक स्तनधारी जीव है, सबसे विशाल स्तनधारी जीव इस पृथ्वी पर। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया जो स्तनधारी जीव होते हैं ये बच्चों को जन्म देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं। आपको लगता है कि नीली व्हेल हो गया या डॉल्फिन हो गया, ये आपको लगता है कि ये आपकी मछलियाँ हैं, बल्कि मछलियाँ अंडे देती हैं। मछलियाँ जो है वो वीवीपैरस है, लेकिन स्तनधारी जीव सबसे बड़ा इस धरती पर, इस पृथ्वी पर पूछा जाए तो नीली व्हेल होगा। एवं कभी कभी सवाल पूछा जाता है जी धरती पर बताएं, धरती पर सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है, तो उसका आंसर होगा हाथी। आपको सवाल पूछा जाए धरती पर सबसे ऊंचा स्तनधारी जीव बताएं कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा जिराफ। आपको सवाल पूछा, जैसे मैंने आपको बताया, जो मैमल होते हैं ये बच्चों को जन्म देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि आप बताएं, कुछ एक एक्सेप्शन इसमें आपको मिल सकते हैं, जैसे एक्डिना हो गया, एक्डिना, और डक बाइल्ड प्लेटिपस हो गया, तो ये ऐसे स्तनधारी, ऐसे मैमल हैं जो बच्चों को जन्म नहीं देते बल्कि अंडे देते हैं। ये कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको सवाल पूछा जाए कि जैसे चमगादड़, तो ये जो चमगादड़ एक मैमल है, ध्यान रखिएगा। लगता है आपको कि ये पक्षी है क्योंकि चमगादड़ जन्म देता है बच्चे को और दूध पिलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 होना चाहिए। नाइट्रोजनीय खाद्य है, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी लवण। देखिए दोस्तों, हमारा इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। हमारा जो खाना होता है दोस्तों, हमारा जो
पोषण होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, उसमें फैट्स भी होते हैं, उसमें प्रोटीन भी होती है, उसमें विटामिन भी होते हैं, उसमें खनिज भी होता है, उसमें सभी जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसमें पाए जाते हैं। अब आपको सवाल पूछा गया है कि नाइट्रोजन युक्त कौन है, तो नाइट्रोजन युक्त जो है प्रोटीन है। देखें ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। आपको अगर ग्लूकोज का सूत्र, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक तत्वों से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। और जो लिपिड्स होते हैं यानी कि जो फैट्स होते हैं वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर के बनते हैं, जबकि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवन आपको यहाँ पे बहुत सारे सवाल, जो अपना जो न्यूट्रिशन टॉपिक है, जो पोषण टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे सवाल बनते हैं। जैसे आपको सवाल पूछा जाए कि हमारा जो खाना है, हमारे खाने में प्रमुख रूप में क्या पाया जाता है, तो हमारे खाने में प्रमुख रूप में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है इनमें से हमें एनर्जी मिलती है। इवन प्रोटीन से भी मिलती है लेकिन डायरेक्ट नहीं। प्रोटीन से हमें एनर्जी तब मिलेगी, ऊर्जा तब मिलेगी जब कार्बोहाइड्रेट और वसा की एब्सेंस हो, या जब कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर में ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ ऊर्जा के जो सोर्स है हमारे खाने में वो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स ही हैं, यानी कि वसा ही है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि बताएं शीघ्र ऊर्जा के लिए यानी कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए कौन सा भोजन लेते हैं, तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए लिया जाता है ग्लूकोज का प्रयोग। ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट है ये कई तरह का होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया। ये कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको सवाल बन सकते हैं। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62, और क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्न की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ऑप्शन ए साइटोक्रोम, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी हीमोसाइनिन, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है दोस्तों। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसका रंग लाल होता है। देखिए दोस्तों, हमारे ब्लड में, हमारा जो ब्लड है, ब्लड में ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में हीम शब्द का अर्थ है लोहा, हीम का अर्थ है लोहा, जिसका जो सूत्र है वो Fe है, यानी कि आयरन जिसे हम कहते हैं। तो आपको ज्ञात होगा लोहा जैसे ही ऑक्सीजन के तथा पानी के संपर्क में आता है तो लोहा जंग पकड़ लेता है और उसका कलर रेड हो जाता है। तो इस वजह से हमारे ब्लड में पानी भी है, ऑक्सीजन भी है, तो इस वजह से रक्त का जो रंग है वो लाल हीमोग्लोबिन के कारण है। देखिए, अगर आपको सवाल पूछा जाए कि हमारे शरीर में बताइए हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी कि Hb जो है हमारे शरीर में कितना होना चाहिए, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर में 12 से 16, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 12 से 16 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 63, और क्वेश्चन नंबर 63 है वाहनों के साइड मिरर किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उल्टे, ऑप्शन सी उत्तल, ऑप्शन डी अवतल। तो वाहनों में जो साइड मिरर होता है दोस्तों, मतलब पीछे देखने के लिए जो मिरर होता है, वो जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। माफ़ करें, जो लेंस नहीं है ये मिरर है, मिरर मतलब दर्पण। देखिए दोस्तों, आपको एक टॉपिक है, आपका जो सिलेबस है उसमें देखिए एक टॉपिक है लेंस, दूसरा है मिरर। तो यहाँ पे बात की गई है मिरर की, यानी कि दर्पण की। जो दर्पण है, दर्पण 3 प्रकार के हैं। दर्पण जो है ये 3 तरह के हैं। एक है समतल, इसको हम प्लेन मिरर कहेंगे। दूसरा है उत्तल, इसको हम कन्वेक्स मिरर कहेंगे। तीसरा है अवतल, अवतल इसको हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। तो ये जो समतल मिरर है इसका प्रयोग घरों में हम करते हैं। जो समतल दर्पण है इसका प्रयोग हम घर में करते हैं। और समतल दर्पण से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे एक बार एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया, फर्स्ट गार्ड में एक बार सवाल पूछा गया था कि जो समतल दर्पण है इसमें अगर प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब पूरा बनाना हो या वस्तु का प्रतिबिंब पूरा बनने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का कितना होना चाहिए, तो इस तरह से सवाल पूछा जाए तो देखिए समतल दर्पण की ऊंचाई, जिस भी ऑब्जेक्ट का दर्पण में इमेज बनेगा, समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का कम से कम आधा होना चाहिए, कम से कम 1/2 या इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी वस्तु का पूरा इमेज जो है दर्पण पे बनेगा। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा गया है 1/2 होना चाहिए, 1/4, 1/6, 1/10, इस तरह से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। जो उत्तल दर्पण है इसका प्रयोग यूजुअली यहाँ से जो सवाल यही बनता है कि गाड़ियों में पीछे देने के लिए जो
दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण है, तो उसको हम उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाल पूछा जा सकता है उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह का है, तो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में अगर आपने देखा होगा वो छोटा बनता है। सवाल आपको पूछा जाए कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का प्रयोग जो है कहाँ पे होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग कई जगह पे, जैसे अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, या जो 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 नाई होता है, या जो डॉक्टर होता है, जो सोलर कुकर होता है, इस तरह, या जो सर्च लाइट होती है, उसमें कौन सा लेंस होता है, उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग हम करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, और ये है कि ध्वनि का संचार नहीं हो सकता। ऑप्शन ए निर्वात से, ऑप्शन बी जल से, ऑप्शन सी स्टील से, ऑप्शन डी वायु से। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है दोस्तों, कि ध्वनि का संचार नहीं हो सकता निर्वात से। देखें इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ध्वनि जो है एक तरह की तरंगे हैं दोस्तों, ध्वनि जो है एक तरह की तरंगे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तरंगे यानी कि वेव्स। जो तरंगे हैं दो तरह की होती हैं, एक होती है यांत्रिक तरंगे और दूसरी होती है अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक और अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे भी इनको कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इनको कहते हैं। मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो यांत्रिक तरंगे हैं ये फर्दर दो तरह की होती हैं। एक होती हैं इनको हम कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य, और दूसरी होती है अनुप्रस्थ। तो ध्वनि जो है, ध्वनि तरंगे वो अनुदैर्घ्य किस्म की तरंगे हैं, ध्यान रखना। अब ये जो यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती हैं दोस्तों जिनको ट्रैवल करने के लिए, जिनके चालन के लिए किसी न किसी मीडियम या किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम ठोस हो सकता है, वो माध्यम तरल हो सकता है, और वो माध्यम गैस हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अब जैसे ध्वनि है, जैसे मैंने आपको बताया, ये यांत्रिक तरंगों का एक एग्जाम्पल है, और इसके चालन यानी कि इसके कंडक्शन के लिए इसके हमें ठोस, तरल या गैस किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। जो निर्वात होता है, या जो वैक्यूम जिसको हम कहते हैं, जो निर्वात होता है, निर्वात में गैस भी नहीं होती, तो निर्वात में ध्वनि तरंगे ट्रैवल नहीं कर सकती, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको सवाल पूछा जाए कि ध्वनि तरंगे सर्वाधिक, आपको सवाल पूछा जाए ध्वनि तरंगे सर्वाधिक किस में ट्रैवल करती हैं, तो ध्वनि तरंगे सर्वाधिक उनका जो चालन होता है वो ठोस में होता है, ध्यान रखिएगा। अब ठोस में भी अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि बताएं कि ये ज़्यादा स्टील में होता है, ध्वनि तरंगे ज़्यादा चालन स्टील में होता है, पत्थर में होता है, कांच में होता है, इस तरह से अगर ऑप्शन आते हैं तो जो जितना सॉलिड होगा, जितना ठोस होगा, उतना ही ध्वनि तरंगों का, ध्वनि जो है उतना ही उसमें चालन उसका होगा, ध्यान रखें। और बाकी जो तरंगे आपने, जैसे मान लीजिए एक्स किरणें हो गई, एक्स रेज हो गई, या फिर गामा तरंगे हो गई, या फिर अल्ट्रावायलेट हो गई, परावैंगनी विकिरणें, या फिर जो विजुअल रेज हो गई, दृश्य प्रकाश जिसको हम कहते हैं, इंफ्रारेड हो गई, इंफ्रारेड, और इवन आपको सवाल पूछा जाए रेडियो वेव्स, आपको पूछा जाए रेडियो वेव्स, तो ये अयांत्रिक तरंगों या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक एग्जाम्पल है। तो इनके कंडक्शन के लिए हमें किसी भी, ज़रूरी नहीं कि कोई ना कोई मीडियम ही चाहिए, निर्वात में भी ये ट्रैवल कर लेती है। तो इनका चालन सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में, इनका जो चालन होता है सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में, ध्यान रखिएगा। तो जैसे आपको पता है जो सूर्य की तरंगे हैं, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो निर्वात में भी ट्रैवल करती है। सूर्य की किरणों या प्रकाश जिसको हम कहते हैं, तो उनकी गति जो है सबसे ज़्यादा निर्वात में होगी। निर्वात में इनकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होगी, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ये ट्रैवल करेंगे। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। इस तरह से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि प्रकाश की चाल बताएं निर्वात में कितनी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो अयांत्रिक तरंगे हैं या जो प्रकाश है, इनकी जो प्रकाश की चाल आपको पूछा जाए तो सर्वाधिक होगी निर्वात में, और उसके बाद
मतलब आपने उल्टा कर देना है, उसके बाद होगी गैस में, फिर तरल में, और सबसे कम प्रकाश की चाल होगी ठोस में। ध्यान रखें आपको क्या पूछा गया है, किस तरह का सवाल। और भी आपको सवाल पूछे जाते हैं, जैसे एक्स किरणों की आपको सवाल पूछा जा सकता है, खोज किसने की, तो एक्स किरणों की जो खोज की है वो रॉन्टजन ने की है। आपको सवाल पूछा जा सकता है भेदन क्षमता कौन सी किरणों की सबसे ज़्यादा है, भेदन की पावर, पेनिट्रेटिंग पावर गामा किरणों की होती है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो टीवी का जो रिमोट होता है उसमें कौन सी किरणें होती हैं, तो वो उसमें इंफ्रारेड, जिसको हम अवरक्त किरणें कहते हैं। जो दूर संचार में किस तरह की तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो जो टीवी में कौन सी तरंगों का इस्तेमाल होता है, तो उसमें जो इस्तेमाल होता है, ध्यान रखें, वो रेडियो तरंगों का प्रयोग उसमें किया जाता है। सवाल को देखें, सवाल किस तरह का पूछा जा सकता है, उस तरह से आप अपने एग्ज़ाम में ध्यान लगाइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 है, क्वेश्चन नंबर माफ़ करें 65 है। निम्न में से क्या विद्युत का सर्वोच्च चालक है? ऑप्शन ए ताम्र, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी चांदी। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ चांदी। चांदी के बाद तांबा, तांबा जो है चांदी के बाद विद्युत का दूसरा सर्वोत्तम चालक है, और तांबे का प्रयोग इंसान ने सबसे पहले किया है। ध्यान रखिए, इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया, तो तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनके इवन आपको ध्यान रखना, आपको इनके सूत्र भी पूछे जा सकते हैं। जैसे चांदी को हम AU लिखते हैं, माफ़ करें, चांदी को AG लिखेंगे हम, सोने को हम लिखते हैं AU, लोहे को हम लिखते हैं FE, तांबे को हम लिखते हैं CU। इस तरह से भी आपको एग्ज़ाम में सवाल, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें सवालों का लेवल जो है बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, तो इस तरह से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। तत्वों के नाम या उनके सूत्र आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। सभी अम्लों में पाया जाने वाला एक उभय तत्व है, यानी कि जो सबसे द एलिमेंट्स कॉमन टू ऑल एसिड्स आर। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है सल्फर। तो सभी अम्लों में पाया जाता है दोस्तों हाइड्रोजन। देखें आपको सवाल पूछा जाए, मान लीजिए जो एक है हमारा अम्ल है और दूसरा है क्षार। अम्ल को हम एसिड कहते हैं और इसको हम बेस कहेंगे, क्षार को हम बेस कहते हैं। अम्लों में पाया जाता है हाइड्रोजन, जो सबसे कॉमन तत्व इसमें पाया जाता है वो है हाइड्रोजन, और क्षार में हाइड्रोक्साइड पाया जाता है कॉमनेस्ट, क्षार में हाइड्रोक्साइड। तो आपको अगर पूछा गया होता कि बताइए सभी क्षार में कॉमन क्या पाया जाता है, तो आंसर इसका होता हाइड्रोक्साइड यानी कि OH। क्षार जो है ये स्वाद में कड़वे होते हैं, और जो अम्ल है ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। जो लिटमस टेस्ट होता है उसमें अम्ल नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट करता है, और क्षार जो है वो लाल को नीले में कन्वर्ट करेगा। इवन जो pH स्केल होती है उसके माध्यम से भी हम बता सकते हैं कि क्षार कौन सा है और अम्ल कौन सा है, एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। देखिए अगर pH स्केल में किसी चीज़ का pH वैल्यू 7 आता है तो वो ना तो एसिड है और ना ही वो बेस है, तो ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है। तो वो किसी का जैसे पानी है, पानी का pH वैल्यू 7 है, तो पानी ना तो एसिड है ना ही बेस है, ये न्यूट्रल है। 7 से कम जिस भी चीज़ का pH वैल्यू आएगा, pH मान आएगा, वो आपका एसिड होगा। 7 से ज़्यादा जिस भी चीज़ का pH मान आएगा वो आपका बेस होगा। ध्यान रखिएगा। जैसे ब्लड है, ब्लड हमारा क्षार है, ब्लड का जो 7.4 के आसपास इसका pH वैल्यू है। जो दूध है, दूध हमारा हल्का सा अम्ल है, क्योंकि दूध का जो pH वैल्यू है वो 6.3 या 6.4 के आसपास होगा। तो इस तरह के भी आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। अम्ल, क्षार या और भी कई तरह के सवाल, जैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है, बताइए कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो अम्लों का राजा कहते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4। इवन आपको सवाल पूछा जा सकता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताएं। तो इस तरह से भी आपको एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं। सूत्रों पर विज्ञान के लिए मैंने एक अलग से एक वीडियोज़ की सीरीज़ बनाई हुई है, जिसमें मैंने 8 या 9 वीडियो शेयर किए हुए हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के उन सवालों को डिस्कस किया गया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो उनको भी आप ज़रूर देखें दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक को लिखते हैं हम NaCl। जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैंने कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम, इस पर एक अलग वीडियो बनाई है, उनको आप ज़रूर देखें। एग्ज़ाम में सवाल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। रासायनिक नामों से, रासायनिक सूत्रों से, आविष्कारों से या खोजों से, या फिर रोगों से, रोग आपको सवाल
एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आपको जो इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करने के लिए होते हैं, जैसे बैरोमीटर होता है वो वायुदाब को नापता है, या फिर जो फेदोमीटर होता है समुद्रों की गहराई को नापता है, इस तरह के सवाल, अल्टीमीटर ऊंचाई को नापता है, इस तरह के सवाल भी आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा देखने में मिलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। और क्वेश्चन नंबर 68 है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए पीड़ाहारी के रूप में, ऑप्शन बी निस्तेजक के रूप में, ऑप्शन सी मलेरिया रोधी रूप में, ऑप्शन डी प्रतिजैविक के रूप में। इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग हम करते हैं एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं, सर्जरी वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो HPGK के हैं, जिनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, खासकर उन लोगों तक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। जल्द ही HPGK के लिए आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके लिए HPGK का वीडियो बनाऊँगा। जल्द ही मुलाकात होगी आपके साथ अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।